चलिए आज मैं आपको उस सवाल के बारे में बताता हूं जो कि साइंसदानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ? आप इस मुश्किल का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि हमने आज तक 7 थेरीज़ बनाई हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। 6 थेरीज़ ये कहती हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन पर ही मुख्तलिफ़ जगहों पर हुआ। कुछ थेरीज़ ये कहती हैं कि समंदर से हुआ, कुछ थेरीज़ कहती हैं कि वोल्केनो से हुआ, कुछ थेरीज़ ये कहती हैं कि गारों से हुआ। लेकिन इनमें से एक थेरी ऐसी है, 6 थेरीज़ ये कहती हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, लेकिन एक थेरी ये कहती है कि नहीं, ज़िंदगी ज़मीन पर स्पेस से आई, ज़िंदगी का आगाज़ किसी और तरफ हुआ। इस थेरी को पेंसपर्मिया थेरी कहा जाता है। सवाल यह है कि क्या ये थेरी ठीक है? मैं आपको तारीख में उस वक्त पर लेके जाता हूं जब एक मैटर से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। इसे एबायोजेनेसिस कहते हैं, यानी हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और उससे पहला लिविंग माइक्रोब पैदा हुआ। इस प्रोसेस को एबायोजेनेसिस कहते हैं और उसके बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से और ज़्यादा ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं, जिसे बायोजेनेसिस कहते हैं कि लिविंग थिंग से लिविंग थिंग पैदा हो रहे हैं। लेकिन शुरुआत नॉन लिविंग थिंग से हुई। हम अगर अपनी ज़मीन की तारीख को देखें तो आज हमारा ये ख्याल है कि ज़मीन 4.5 बिलियन साल पहले मार्ज़ वजूद में आई हमारे सोलर सिस्टम में। जब हम ज़िंदगी को देखते हैं, ज़िंदगी के फॉसल्स को देखते हैं, तो हमें पता चलता है, अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात करें जो कि ऑस्ट्रेलिया में हमें मिला, तो उसके फॉसल्स को जब हमने एनालाइज किया तो हमें पता चला वो 4 बिलियन साल पुराने थे। ज़मीन की उम्र है 4.5 बिलियन साल और साइनोबैक्टीरिया लिविंग थिंग के जो फॉसल थे वो 4 बिलियन साल पुराने थे। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 500 मिलियन साल के बाद ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ हो चुका था। इस बात से कुछ लोग ये कहते हैं कि 500 मिलियन साल बहुत ही छोटा अरसा है एबायोजेनेसिस के लिए, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल से ज़मीन की ज़िंदगी का आगाज़ होने। और वो ये समझते हैं कि नहीं, ये 500 मिलियन सालों में ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बाहर से ज़िंदगी ज़मीन पर आई। मैं आपको यहाँ पर पेंसपर्मिया थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसकी 3 स्टेजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सपोज करते हैं, सबसे आसान अजम्पशन लेते हैं कि ज़मीन पर ज़िंदगी मार्स से आई। अजम्पशन की मैंने बात की है, तो इसकी 3 स्टेजेस होंगी। सबसे पहली स्टेज ये है कि मार्स से ज़िंदगी बाहर निकले, और किसी भी प्लेनेट से ज़िंदगी को बाहर निकलने के लिए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स का सामना होता है। इस स्टेज को हम एस्केप स्टेज कहते हैं, या बाज़-औक़ात इसे इजेक्शन स्टेज कहा जाता है, पहली स्टेज। दूसरी स्टेज यह है कि वो ट्रैवल करे, इसे ट्रांसफ़र स्टेज कहा जाता है। बाज़ जगह पर इसे ट्रैवल थ्रू स्पेस भी कहा जाता है। और तीसरी स्टेज ये है कि उसने ज़मीन के अंदर दाखिल होना है, इसे लैंडिंग कहा जाता है। अब चीज़ जब स्पेस में से ट्रैवल करती है तो वहाँ पर वैक्यूम भी है, ड्राइनेस है, वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, स्फीयर रेडिएशंस हैं, यूवी लाइट है, गैमा रेज हैं, जो कि सूरज से आ रही हैं या उनके रिस्पेक्टिव सन से आ रही। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं। टेम्परेचर अगर सूरज के सामने है तो बहुत ज़्यादा होगा, और अगर आप सूरज से ओझल होगे तो बहुत ज़्यादा कम होगा। इसी तरीके से ज़मीन पर जब लाइफ एंटर होगी तो यहाँ पर भी उसको स्फीयर टेम्परेचर का सामना होगा, क्योंकि ज़मीन के गिर्द आज बहुत बड़ा गिलाफ है, एयर का गिलाफ है। यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। तो इतना आसान नहीं है लाइफ का किसी और प्लेनेट से या किसी और स्टेलर सिस्टम से ज़मीन तक आना। मैं आपको लेके चलता हूँ डायनासोर्स के ज़माने में, जब आज से तकरीबन 60 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ी स्पेस रॉक आकर हमारी ज़मीन से टकराई। जब ये स्पेस रॉक आकर हमारी ज़मीन से टकराई तो ज़मीन के बहुत से पत्थर दूर दूर तक गए। हमें ये पत्थर चांद पर भी मिले हैं, और हमें उम्मीद है कि ये पत्थर हमें मरीख पर भी मिलेंगे। तो जब भी किसी प्लेनेट पर बम्बार्डमेंट होती है स्पेस रॉक्स की, तो उसके अपने रॉक्स दूर दूर तक फैल जाती हैं।
तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन, मरीख और चांद एक दूसरे पर पथराव करते रहते हैं। अगर एक पत्थर ने ज़मीन से बाहर निकलना है तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्केप वेलोसिटी चाहिए। अगर उसने मरीख से बाहर निकलना है तो क्योंकि मरीख की ग्रेविटी कम है, उसे 5.03 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार चाहिए। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी ज़मीन पर मरीख से आए हुए बहुत से पत्थर हैं जो कि हम देखते रहते हैं और उनको एनालाइज करते रहते हैं। इसी तरीके से जब कोई पत्थर मरीख से या चांद से ज़मीन में एंटर होता है या कोई और पत्थर स्पेस रॉक ज़मीन पर एंटर होता है तो उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। तो यहाँ पर मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि रॉक्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। तो क्या इन रॉक्स में माइक्रोब्स भी छुप कर जा सकते हैं? हमने माइक्रोब्स पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए। हमने देखा कि वो कितने टफ हैं। क्या वो इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और प्रेशर्स, वैक्यूम, माइक्रोग्रेविटी इनको बर्दाश्त कर सकते हैं? और इस पर नासा ने बहुत ज़्यादा काम किया। हमने एक गोली पर माइक्रोब्स की कॉलोनीज बनाई और उसको फायर किया। हाई एक्सेलरेशन पर देखा कि माइक्रोब्स का क्या बिहेवियर है। फिर जब जाकर वो टकराई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हुआ और उसमें माइक्रोब्स सर्वाइव कर गए। हमने माइक्रोब्स को बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर देखा और वहाँ पर भी कुछ माइक्रोब्स सर्वाइव कर गए। हमने माइक्रोब्स को माइक्रोग्रेविटी में देखा। हमने माइक्रोब्स को ज़मीन पर रॉक्स के साथ नीचे गिराया। तो जब वो ज़मीन पर गिर रहे थे तो रॉक, क्योंकि ज़मीन की इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन है एयर की, रॉक जलना शुरू हो गई, लेकिन उसमें भी माइक्रोब सर्वाइव कर गए। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोब्स काफ़ी ज़्यादा हीट होते हैं। इनमें बैक्टीरिया भी होता है, इनमें एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्श टेम्परेचर पर ज़िंदा रह सकते हैं, इनको एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। फंगस स्पोर्स हैं, बहुत से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिन पर मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ और आने वाले वक्तों में भी आपको बताऊंगा, जो कि इन कंडीशंस में ज़िंदा रह सकते हैं। लेकिन क्या हमारी ज़मीन पर माइक्रोब्स हर जगह पर तैरते फिर रहे हैं? एक स्टडी में जब हमने देखा तो हमें पता चला कि बैक्टीरिया और फंगाई ये स्ट्रेटोस्फीयर तक हमें नज़र आते हैं, हमें मिलते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर तकरीबन 50 किलोमीटर तक हमारे पास इसकी लिमिट होती है। तो 50 किलोमीटर तक तो बैक्टीरिया और फंगाई के स्पोर्स हमें आम मिलते हैं। लेकिन रिसेंटली एक हैरान कर देने वाला वाक़या हुआ जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के उस हिस्से जो कि रशिया ओन करता है, उसके बाहर हमें एक बैक्टीरिया का डीएनए मिला। शुरू में इंसान ये समझा कि ये एलियन बैक्टीरिया है, ये कहीं बाहर से आया है। लेकिन जो हम उसे टेस्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि ये बैक्टीरिया ज़मीन से ही वहाँ तक पहुँचा है। तो इसका मतलब लगता ये है कि बैक्टीरिया और कुछ माइक्रोब्स ज़मीन से बाहर एस्केप कर सकते हैं, ज़मीन की एटमॉस्फेयर को धोखा दे सकते हैं। जब वो बाहर एस्केप करते हैं तो फिर वो दूसरे प्लैनेट्स तक क्या जा सकते हैं? उनकी ड्राइविंग फोर्स होती है सोलर विंड्स। जब भी माइक्रोब्स एक प्लैनेट से बाहर निकलते हैं, मसलन ज़मीन की मिसाल ले लीजिए, तो सोलर विंड्स उनको दूर दूर तक फैलाती है। लेकिन इन सोलर विंड्स का एक नुकसान भी होता है, क्योंकि ये रेडिएशन देती हैं तो ये उन माइक्रोब्स के डीएनए को डैमेज करती हैं। तो अगर सिंपल एक सादा माइक्रोब स्पेस में चला गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो वैक्यूम को, वो ड्राइनेस को शायद सहार ले, लेकिन वो इन यूवी रेडिएशंस को, गैमा रेडिएशंस को सहार नहीं सकता। इसलिए उसे एक कैरियर चाहिए। वो कैरियर उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, वो उसे उसके अपने सोलर सिस्टम में दूसरे प्लैनेट्स तक लेके जाए या उसके सोलर सिस्टम के साथ वाले सोलर सिस्टम में लेके जाए। तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कैरियर्स हैं। हमारे पास एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मेटेओरॉइड्स होते हैं। कॉमेट्स बर्फ़ की बनी हुई स्पेस रॉक्स होती हैं, एस्ट्रॉइड्स बड़ी स्पेस रॉक्स होते हैं, जबकि मेटेओरॉइड्स छोटी छोटी स्पेस रॉक्स होती हैं। और इनमें अगर माइक्रोब्स छुप जाएं तो हो सकता है कि वो दूसरी जगह पर चले जाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे दरख्तों के सीड्स हम एक जगह से दूसरी जगह फैला रहे हैं। तो क्या हमने इन माइक्रोब्स पर एक्सपेरिमेंटेशन भी किया कि क्या ये स्पेस में ज़िंदा रह भी सकते हैं? मैंने आपको टेम्परेचर, प्रेशर वेरिएशंस और माइक्रोग्रेविटी का तो बता दिया। लेकिन जब इन माइक्रोब्स को हम स्पेस में लेके गए तो हमने देखा कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स जिसमें टार्डिग्रेड्स हैं, जिसमें नीमाटोड्स हैं, मैंने इन पर पूरी वीडियो भी बनाई है, इस स्पेस में जाकर इनएक्टिव हो जाते हैं। इनको जब भी अनफेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं
तो ये अपने गिर्द एक शेल बनाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, ना रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका मेटाबॉलिज्म भी बंद हो जाता है, बिल्कुल अखरोट की तरह बन जाते हैं। अब पड़े रहते हैं। लेकिन जब भी फ्यूचर में इनको कभी पानी मिलता है, हाइड्रेट होते हैं, ये दोबारा से एकदम लाइफ की फॉर्म गेन कर लेते हैं। इस चीज़ पर साइंसदानों ने जब कैलकुलेशंस की तो उन्होंने बताया कि टार्डिग्रेड्स 10 साल तक ऐसे बिहेव कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा विनर है जो ये काम करता है वो बैक्टीरिया है, एंडोस्पोर्स हैं, जो कि डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं और जब तक उनको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती ना तो वो रिप्रोड्यूस करते हैं और ना ही उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है और वो हाइबरनेट कर जाते हैं। और वो कितने अरसे तक ये शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? वो 10,000 से लेके मिलियन ऑफ ईयर्स तक इस तरीके से रह सकते हैं। और आज भी हमें ऐसे बैक्टीरिया ज़मीन पर मिलते हैं जो कि एंडोस्पोर्स हैं, जो कि हाइबरनेट किए हुए हैं और बहुत अरसे पुराने, लाखों सालों से उन्होंने अपने आप को हाइबरनेट किया हुआ है। तो जब वो स्पेस में जाएंगे तो वो हाइबरनेट कर सकते हैं, लेकिन उनको कैरियर चाहिए, क्योंकि स्पेस में जो यूवी रेडिएशन है, सिर्फ अगर उसकी बात कर लें तो हमारी ज़मीन पर जो यूवी रेडिएशन आती हैं सी लेवल पर, उससे 100 मिलियन टाइम्स ज़्यादा यूवी रेडिएशन होती हैं स्पेस में। तो वो तो फ़ौरन उनको अनाइलेट कर देंगे, उनके डीएनए को डैमेज कर देंगे और वो आगे जाके कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़्यादा ज़रूरत ये है कि इन सीड्स को अगर हमने दूर तक लेके जाना है तो ये रॉक के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाएं। और ऐसे बहुत से माइक्रोब्स हमने देखे हैं जो कि रॉक्स में ज़िंदा रहते हैं। इनको एंडोलिथ कहा जाता है और ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर इनकी तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये रॉक्स के अंदर छुप जाते हैं। अब रॉक्स के अंदर छुप सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये रेडिएशन से बच जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर, प्रेशर, माइक्रोग्रेविटी, वैक्यूम को तो ये बर्दाश्त कर ही सकते हैं। इनको सबसे ज़्यादा ख़तरा था रेडिएशन से, और रेडिएशन से बचने के लिए ये रॉक्स में चले जाते हैं। और इसी वजह से वॉल्केनो के गिर्द भी हमें ऐसे बहुत से माइक्रोब्स मिलते हैं जो कि ज़िंदा होते हैं। हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, लेकिन वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। और क्योंकि इनका लाइफ का टाइम स्पैन बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ ईयर्स इनका टाइम स्पैन बनता है, तो ये एक स्टार से दूसरे स्टार तक जाने की अहलियत रखते हैं। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि एक स्टार से दूसरे स्टार तक हमने जाना है, तो ज़मीन से जब हम स्केप करते हैं तो मैंने आपको बताया कि हमें स्केप वेलोसिटी चाहिए 11 किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली चाहिए। लेकिन जब हमने सोलर सिस्टम से स्केप करना है तो सूरज की क्योंकि ग्रेविटी ज़्यादा है तो हमें बहुत ज़्यादा स्केप वेलोसिटी चाहिए। तो इन रॉक्स को और भी ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहिए। और सपोज़ किसी वजह से ये अगर हमारे सूरज से स्केप कर लेते हैं, हमारे सोलर सिस्टम से चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये हमारे करीबी सोलर सिस्टम में चले जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होगा सूरज के लिए और बाकी प्लैनेट्स के लिए कि वो अपनी ग्रेविटी का सहारा लेते हुए इनको अपने गिर्द घूमने पर मजबूर करें, यानी ट्रैप करें, ब्लॉक करें। इसकी एग्जांपल मैं आपको रिसेंटली एक स्पेस रॉक से देता हूं जिसका नाम है ओumuamua। ये रिसेंटली इंटरस्टेलर स्पेस रॉक थी, किसी और निज़ाम शमसी से आई थी, हमारे निज़ाम शमसी में से गुजरी, लेकिन इसने सूरज के गिर्द चक्कर लगाने नहीं शुरू किए, क्योंकि सूरज की इतनी ज़्यादा ग्रेविटी नहीं थी कि वो इसको मजबूर करे कि वो इसको अपने गिर्द ट्रैप कर ले, तो ये फ़ौरन गुजर गई। इसी तरीके से जो पत्थर दूसरे निज़ाम शमसी में जाते हैं तो वो बीच में से गुजर सकते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो किसी एस्ट्रॉयड बेल्ट में या किसी और जगह पर ट्रैप हों और उसके गिर्द चक्कर लगाएं। तो अगर माइक्रोब्स दूसरे सोलर सिस्टम्स में ट्रैप नहीं हो सकते तो वो वहाँ पर कैसे, जो रॉक्स उन माइक्रोब्स को रखती हैं, वो कैसे उन्हें डिलीवर करेंगी? इसके लिए हमारा ये ख्याल है, साइंसदानों का ये ख्याल है कि ज़मीन पर ज़िंदगी उस वक्त आई जब ज़मीन बनी नहीं थी, यानी हमारे सोलर सिस्टम में उस वक्त सिर्फ सूरज मौजूद था और उसके गिर्द रॉक्स डिस्क बनाकर चक्कर लगा रही थी, जिस तरीके से मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। इसे कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। और उस वक्त ऐसी रॉक्स आई और वो इन रॉक्स में ट्रैप हो गई, क्योंकि हर तरफ रॉक्स थी और इन रॉक्स में वो एक ट्रैप में आ गई। और उसके बाद वो ज़मीन पर जब आई, ये माइक्रोब्स को ज़मीन पर ऐसे हैबिटेबल एनवायरनमेंट मिला कि यहाँ पर ये नशोनुमा कर पाए, लेकिन बाकी जगह पर इनको, बाकी प्लैनेट्स में ऐसे हालात नहीं मुयसर आए कि ये आगे बढ़ सके। तो ये एक थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी को भी हम
उसके मुखालफत में ये पॉइंट निकाल सकते हैं कि अगर बाहर से लाइफ आई है तो फिर तो हमें हर जगह पर अपनी गैलेक्सी में मुख्तलिफ सोलर सिस्टम्स में लाइफ नज़र आनी चाहिए। लेकिन जितना भी अभी तक हमने अपनी गैलेक्सी को देखा, हमें किसी जगह भी लाइफ के होने के शवाहिद नहीं मिले। तो अगर लाइफ इतनी आम है तो वो तो हमें फ़ौरन नज़र आनी चाहिए। लेकिन क्या लाइफ वाकई इतनी आम है जो हमें नज़र नहीं आ रही? तो इसलिए बहुत से साइंसदान ये समझते हैं कि ज़मीन पर ही ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, ज़िंदगी का आगाज़ बाहर से नहीं हुआ। कुछ लोगों का ये ख्याल है, और ये मैं आपको संजीदा बात बता रहा हूँ, कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कुछ एलियंस ने, इसे डायरेक्ट पेंसपर्मिया कहते हैं, कि कुछ एलियंस ने लिविंग सीड्स यानी कि माइक्रोब्स या ऑर्गेनिक मटेरियल जानबूझकर ज़मीन की तरफ भेजा है, और हम एक सिमुलेशन है, हम उनका एक खेल है। इस पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। पेंसपर्मिया थ्योरी को उतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिल सकी। इसे मिलती अगर हमें अपनी गैलेक्सी में जगह जगह पर ज़िंदगी नज़र आती तो हम समझते कि वहाँ से ज़िंदगी आ चुकी है। लेकिन क्योंकि हमें अपनी कायनात में कहीं भी, अपनी गैलेक्सी में कहीं भी ज़िंदगी नहीं मिली, इसलिए बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि ज़िंदगी स्पेस से आई हो। ज़िंदगी का आगाज़ ज़मीन से ही हुआ होगा, ऐसे ज़्यादा साइंसदानों का कहना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ज़िंदगी सिर्फ वही शक्ल है जो हम समझते हैं? कार्बन बेस्ड ज़िंदगी, क्या सिलिकॉन बेस्ड ज़िंदगी नहीं हो सकती? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड ज़िंदगी नहीं हो सकती? इस पर रिसर्च हो रही है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। आपने अपने कमेंट्स में मुझे बताना है कि ज़िंदगी की क्या कोई और फॉर्म हो सकती है जो हमारे नाक के नीचे और हमें नज़र ना आ रही हो। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।